YouTube चैनल द आनंद स्टडी क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम भारत के भूगोल की बात करेंगे कि भारत का भूगोल में विस्तार कहाँ से हुआ। विस्तार पूरब से पश्चिम, अक्षांशीय दूरी, भारत का उत्तर से पूर्व की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या है, पूरब से पश्चिम की दूरी क्या है। मतलब अगर कहें तो अक्षांशीय व देशांतर दूरी, भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के बारे में। तो भारत, इसका नाम भारत कैसे पड़ा? तो हमें पता है कि ये जो भारत है, हमारा देश भारत के पश्चिम में आर्य लोग आकर बसे। अब ये कहां बसे, हम थोड़ा मैप के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। ये सबसे पहले क्या हुआ कि आर्य लोग जो थे वो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में आकर बसे। इन्हीं आर्यों के राजा थे भारत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये ईरानी सभ्यता से के थ्रू इस नदी को, कौन सी नदी, सिंधु नदी घाटी को ईरानियों ने हिंद नदी नाम दिया। हिंद नदी के नाम पर ही हमारे भारत देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा और हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। और इन आर्यों के जो राजा थे भरत, उसी के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये तो हो गया हमारा नाम की चर्चा। अब बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो हमें पता है कि विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के क्षेत्रफल के बारे में, कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के किस नंबर पे आता है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश हैं, उनकी संख्या जो है सबसे नंबर 1 पर जो है वो हमारा है रूस। रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर जो देश आता है वह आ जाता है कनाडा। कनाडा विश्व के दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। अब ये नॉर्थ अमेरिका जो कि उत्तरी महाद्वीप, जिसमें सबसे नंबर 1 पर हमारा यही पे एशिया में और यूरोप, इन दोनों में हमारा रूस आ जाता है। और रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर हमारा चीन, चाइना, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर हमारा भारत देश आता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत की स्थिति क्या है। जैसा कि देखने से ही पता चल रहा है, जो हमारी ग्रीनविच रेखा है, जो कि लंदन से होकर, ग्रीनविच शहर से होकर जाती है इंग्लैंड के, तो उसी के आधार पर अक्षांशीय और देशांतर का निर्धारण किया जाता है। अब अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अब यहां पे देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो है वह दक्षिण से पूरब, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दक्षिण से पूरब की बात करते हैं तो यह साउथ टू नॉर्थ, इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। अगर हम बात करें कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, तो जो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है उसी के बीच में भारत का क्षेत्रफल निर्धारित किया जाता है। यहां से भारत की स्टार्टिंग होती है मुख्य भूमि की, और यहां पर आकर हमारा खत्म होता है। तो यहां से लेकर यहां तक जो अक्षांशीय रेखा है, ऐसी रेखा है जो पट होती है, उसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और दक्षिण से उत्तर का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। अगर बात करें द्वीपों को भी जोड़ दें, अगर इसके द्वीप को भी जोड़ेंगे तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो होगा वो होगा 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है, ये हमारा है
द्वीपों को भी शामिल किया जाएगा। जैसे कि ये द्वीप हुए, ये हमारे क्या है, ये हमारे लक्षद्वीप समूह है, और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इनका अक्षांशीय विस्तार अगर हम जोड़ लेंगे तो भारत की स्थिति यहाँ से चालू होकर यहाँ तक खत्म होगी। मतलब कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा फिर 8 की जगह 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पर समाप्त होगा। फिर बात करते हैं भारत का देशांतरी विस्तार। अच्छा, ये अक्षांशीय विस्तार कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व मतलब अगर ग्लोब में बात करते हैं, यहां पे देखिए, आप मैप में देखिए, मैप में दिखाने का प्रयास करेंगे। अब मान लो यहां से हम अपनी स्थिति का निर्धारण करते हैं, तो इसके क्या दक्षिण में, दक्षिण मतलब समझते हैं, दक्षिण मतलब यहां पे देखिए, दक्षिण मतलब भारत क्या है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में स्थित है कि साउथ में स्थित है, हमको ये देखना है। हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब इसको जानने के लिए हम इसका जो वो करेंगे निर्धारण, हम ये हमारी कर्क रेखा है जो कि 23 डिग्री उत्तर है, ये हमारी मकर रेखा है जो कि 23 डिग्री दक्षिण में, और ये हमारी विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, या 0 डिग्री वाली रेखा है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि भारत की जो स्थिति है वह उत्तर है। भारत की जो स्थिति है वह कहाँ पे है, भूमध्य रेखा से ऊपर है, मतलब कि उत्तर में। भूमध्य रेखा से ऊपर तो है, लेकिन यहाँ पे कर्क रेखा क्या है, यहाँ पे थोड़ा कर्क रेखा के यहाँ पे देखिए, ये हमारा भारत है, ठीक, ये हमारा भारत है। मतलब आधी कर्क रेखा भारत के बीच, मतलब जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से जाती है। इसका मतलब भारत का आधा क्षेत्रफल कर्क रेखा के ऊपर है और भारत का आधा नीचे। तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, तो इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है। और जब हम इसके देशांतर विस्तार की बात करेंगे, यहां से लेकर यहां तक की बात करेंगे, तो इसका देशांतरी विस्तार जो हो जाएगा वो 68 डिग्री से चालू होकर, मतलब कि 68 डिग्री 7 मिनट से चालू होकर हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारा क्या है, ये हमारा ये हमारा है देशांतरी विस्तार, जो कि कहाँ पे है, पश्चिम में स्थित है, पश्चिम से पूरब की ओर। हम ये पश्चिम है भारत का और ये पूरब है, तो पश्चिम से पूरब का देशांतरी विस्तार। अब देशांतरी विस्तार मतलब क्या होता है, जिस तरफ की स्थिति बढ़ रही है हम उसी तरफ को जोड़ेंगे। अब पश्चिम से पूरब की ओर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम पश्चिम से पूरब की ओर करेंगे, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर। क्योंकि यदि हम इस गोलार्ध में बात करते हैं तो हमारा जो भारत में स्थित है वो यहाँ से पूर्व में स्थित है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो हम जब लिखेंगे कि हमारा देशांतरी विस्तार भारत का क्या है, तो भारत का जो देशांतरी विस्तार हो जाएगा वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम से पूरब में स्थित है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की जो पड़ोसी देश है, मतलब भारत जो उपमहाद्वीप है इसमें कौन कौन से देश शामिल है। भारत एक उपमहाद्वीप है, जैसा कि आप सभी को पता नहीं होगा। भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भारत एक क्या है, उपमहाद्वीप है, और भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पे हमको जानना चाहिए कि नंबर 1 पे हमारा आता है नेपाल। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं तो भूटान। नंबर 3 की बात कर लेते हैं तो बांग्लादेश। अगर नंबर 4 की बात कर लेते हैं तो श्रीलंका। मालदीव। नंबर 6 भारत। और अगर नंबर
नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे हमारा है पाकिस्तान। उपमहाद्वीप मतलब ऐसे देश जो कि भारत के साथ सीमा भी साझा करते हैं और समुद्र से जुड़े हुए भी हैं, जिसमें से म्यांमार शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब पाकिस्तान की स्थिति क्या है? पाकिस्तान यहाँ पे है, नेपाल यहाँ पे है, भूटान यहाँ पे है, बांग्लादेश यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा श्रीलंका है, यहाँ पे हमारा मालदीव है। ठीक, तो ऐसे देश जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं वह हमारे हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भारत खुद है और पाकिस्तान। ये देश जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के हमने बता दिया। अब एक बार हम जान लेते हैं कि भारत की जो उच्चतम बिंदु है और कौन से बिंदु, अब इसकी चर्चा करेंगे हम कि भारत के जो बिंदु है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है। तो हमें पता है कि भारत की मुख्य भूमि जो है उत्तर में उत्तरी बिंदु जो हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे ऊपरी सिरा है। भारत के ऊपरी सिरा की बात कर लेते हैं तो भारत का जो सबसे ऊपरी सिरा है, हम मैप के द्वारा समझा लेते हैं। ये मान लिया हम भारत बना रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा भारत देश हो गया। अब अगर हम भारत की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा हम इसको फिर से रख करेंगे, थोड़ा और समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा मैप में जो है वह दिक्कत आ रही है, तो हम फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत के उत्तरी बिंदु की। भारत के उत्तरी बिंदु की बात कर लेते हैं तो भारत की मुख्य भूमि का जो उत्तरी बिंदु है वह है, मान लो यहाँ पे स्थित है, और इसी बिंदु को हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे भारत का उत्तरी बिंदु। भारत की उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिरा कौल, जो कि भारत के सबसे उत्तर में स्थित इंदिरा कौल, यह भारत के सबसे उत्तर में स्थित। भारत के दक्षिणी बिंदु की बात कर लेते हैं तो भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? इंदिरा पॉइंट यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद बात कर लेते हैं भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? अब मुख्य भूमि का मतलब होता है ऐसा बिंदु जो कि भारत के मुख्य भूमि, ये हमारी भारत की मुख्य भूमि है। तो भारत की मुख्य भूमि का जो अंतिम बिंदु है वह है केप कमोरिन द्वीप। केप कमोरिन, केप कमोरिन, यह हमारी भारत की मुख्य भूमि का अंतिम भूमि है। भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी पर स्थित है। कितने डिग्री पे? 8 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं चौथा, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? पश्चिमी बिंदु भारत के सबसे पश्चिम में स्थित है और वह हमारा है गौर माता। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। और भारत की पूर्वी बिंदु की बात कर लेते हैं तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वह है की बिंदु। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यहीं पर कहते हैं कि भारत के सूर्य का उदय कहाँ से होता है? तो भारत में सूर्य का उदय अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे स्थित है और भारत में सूर्य का जो उदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश के किबिंदु ही माना जाता है और यह भारत के पूरब में स्थित है। ये हो गए हमारे भारत के 5 प्रमुख पॉइंट। उत्तरी पॉइंट को इंदिरा और
को नाम से के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से आता है, जो कि गेट निकोलम द्वीप में है। मुख्य भूमि को केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है, कन्याकुमारी द्वीप के नाम से जाना जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय रेखा पर स्थित है। पश्चिमी बिंदु को गौर माता, जो कि गुजरात में स्थित है, और पूर्वी बिंदु को किविथुन के नाम से अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यहीं पे भारत के सूर्य का उदय माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। तो उसके पहले हम बात करते हैं कि भारत की जो दूरी है, उत्तर से दक्षिण की दूरी, पूरब से पश्चिम की दूरी, ठीक। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है वह है 3214 किलोमीटर, ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी है वह 3214 किलोमीटर है। और यदि हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम में, पश्चिम से पूरब, तो वह है 2933 किलोमीटर। इसका मतलब हम बात करते हैं, अगर जो हम बात करें कि भारत की दूरी के हिसाब से, तो भारत की दूरी के हिसाब से जो इसकी स्थिति में परिवर्तन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3214 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2933 है। मतलब ये कि जो दूरी का विस्तार है, दूरी के हिसाब से इसका विस्तार अगर जो है, तो इसमें जो अंतर है वह 281 किलोमीटर का अंतर है। 281 किलोमीटर का अंतर है। क्यों? कि उत्तर से दक्षिण की भारत की दूरी जो है वह है 3214, तथा दक्षिण से पूरब से पश्चिम की दूरी जो है वह 2933 किलोमीटर है। अगर दूरी के हिसाब से बात करेंगे तो इसकी दूरी में तो परिवर्तन है, लेकिन यदि इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, तो उसमें जो विस्तार है वो लगभग बराबर है 30 डिग्री। क्यों? क्यों 68 डिग्री 97 डिग्री लगभग 29 होता है, तो 8 डिग्री 37 डिग्री लगभग 29 ही होता है। तो इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के जो अंतर है वो लगभग बराबर है, लेकिन इस किलोमीटर में जो अंतर है वह 281 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है, जिससे कि भारत की स्थिति का निर्धारण होता है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार में भारत जो स्थित है वह विश्व के मैप से वह भारत जो स्थित है वह यहाँ से भारत की जो स्थिति है वो 82 डिग्री पश्चिम से पूरब की बात कर लेता है, तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे स्थित है? वह स्थित है पूरब में 82 डिग्री देशांतर रेखा पर भारत की स्थिति है। मतलब भारत जो है वह ग्रीनविच से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। जहां पे मध्यमान मानक समय का निर्धारण किया जाता है वह भारत के नैनी नामक स्थान से किया जाता है, जो कि इलाहाबाद में है। यहीं से भारत के समय का निर्धारण किया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। मानक समय का निर्धारण जो है वह ग्रीनविच शहर से ही किया जाता है। भारत के जो मानक समय है, भारत के मानक समय की बात कर लेते हैं, तो भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटे का मतलब क्या हुआ? यह जो है 82 डिग्री, इसी से हम समय का निर्धारण करते हैं। अब कैसे करते हैं? माना कि 0 डिग्री पर इसका समय क्या है? 0 है। जैसे जैसे इसकी डिग्री बढ़ती करेंगे वैसे वैसे उसके समय में परिवर्तन होता भी चला जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके 1 मिनट में कितने डिग्री या 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यदि हम 30 देशांतर का अंतर पाएंगे, तो हमें ये पता है कि 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का समय लगता है। मतलब कि यदि हम 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 4 मिनट बढ़ेंगे। इसी प्रकार यदि हम 10 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 40 मिनट आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार यदि हम 82 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 82 डिग्री को हम गुणा करेंगे 4 से, और ये 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 इंटू प्लस 1 बटे में 2 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो ये हो गया 164। 2 1 9 2
4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1 13, 6 2 1 9, 2 1 3। मतलब कि यदि बात करते हैं 338 मिनट आगे बढ़ेंगे। 338 मिनट का मतलब हुआ कि 5 घंटे मतलब 5.5 घंटे हुआ। ठीक, तो इससे ही हमें ये पता चलता है कि जितने डिग्री आगे बढ़ेंगे 1 डिग्री में 4 डिग्री का समय बढ़ता है। अगर हम 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे इसका मतलब हमारा समय वहां का जो होगा वो डिफरेंस जो होगा वो 4 मिनट होगा। जितने डिग्री हम आगे बढ़ते हैं उतने ही डिग्री समय आगे बढ़ता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यदि हमारा यहाँ यदि हम 82.5 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो हमारा समय भी 5.5 घंटे आगे ही चलेगा। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भारत के जो स्थल है, तटीय स्थल है, उसमें उनके जो तटीय दूरी है वह कितनी, भारत की जो तटीय स्थित की दूरी है वह कितनी। तो उसके लिए हम बात करते हैं कि भारत की तटीय दूरी कितनी। चलिए, जैसा कि हमको पता है कि भारत जो है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके पूरब में जो स्थित है, पश्चिम में जो स्थित है वो अरब सागर है, पूरब में जो स्थित है वो बंगाल खाड़ी है, और दक्षिण में जो स्थित है वह हमारा हिंद महासागर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है तो इसकी जो तटीय दूरी है वह किन किन राज्यों और या फिर कहाँ पे सबसे ज्यादा या किन राज्यों में सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि भारत की जो तटीय दूरी है वह हमारा इस प्रकार है, और ये हमारा अंडमान निकोबार है, और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप समूह है। तो ये हमारे सब क्या है, भारत की तटीय स्थिति है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की तटीय स्थिति में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह यहाँ पर स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के सबसे दक्षिण पूर्व में स्थित है, और यहाँ पर जो इसकी तटीय दूरी है वह हो जाएगी, तटीय दूरी की बात कर लेते हैं तो अंडमान निकोबार की जो तटीय दूरी है वह 1962 किलोमीटर है। ये तटीय दूरी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे कि भारत की यह हमारा गुजरात है, और भारत में गुजरात की तटीय दूरी की बात कर लेते हैं तो भारत की गुजरात की जो तटीय दूरी है वो 1214 किलोमीटर स्थित दूरी फैली हुई है। यहाँ से लेकर ये हमारा जो क्षेत्र आता है वह गुजरात के अंतर्गत आ जाता है, और गुजरात के अंतर्गत जो इसकी तटीय दूरी है वो 1214 किलोमीटर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। हमारा आंध्र प्रदेश जो राज्य है वह हमारा यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे हमारा जो इसकी तटीय दूरी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 1214, ये गुजरात की है। 973 जो है वह आंध्र प्रदेश की है। इसी प्रकार हम तमिलनाडु महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु की जो तटीय दूरी है वह 906 है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे महाराष्ट्र की तटीय दूरी हो जाएगी, ये भी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की तटीय दूरी जो है वो 652 किलोमीटर हो जाएगी। जब सबसे कम तटीय दूरी की बात कर लेते हैं कि सबसे कम तटीय दूरी वाला राज्य कौन सा है, तो दमन और द्वीप समूह, दमन और द्वीप समूह जो है वो यहाँ पे स्थित है, और इसकी जो तटीय दूरी है वो 27 समथिंग किलोमीटर है। तो भारत की जो तटीय स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा जो तट रेखा वाला द्वीप है या फिर राज्य है तो वह हमारे केंद्र शासित प्रदेश 1962 किलोमीटर की दूरी आंध्र प्रदेश के द्वारा। उसके बाद अगर प्रथम प्रदेश की बात करते हैं कि किस प्रदेश की सबसे ज्यादा तटीय सीमा मतलब समुद्री सीमा से साझा होती है, तटीय स्थल सीमा समुद्री सीमा से साझा होती है। मतलब बात करें कि भारत की कौन सा प्रदेश है जिसकी स्थल सीमा समुद्र की तट से लगती है, तो वह राज्य हो जाएगा 1214। ठीक, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो 1962। अगर कहेगा कि भारत के सभी प्रदेशों में सबसे ज्यादा जो तटीय दूरी है वो कहाँ की है, वो 1962 किलोमीटर हो जाएगी आंध्र प्रदेश की, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, ये सभी क्या है, तटीय रेखा। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी तटीय रेखा वाले प्रदेश हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय किलोमीटर की कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है।
तो भारत की स्थल सीमा की बात कर लेते हैं। तो भारत की जो मुख्य भूमि की स्थल सीमा है, भारत की स्थल सीमा की बात करते हैं 15,200 किलोमीटर, या क्या है टोटल स्थल सीमा है, मतलब इसमें जलीय सीमा स्थल सीमा दोनों को मिला दिया गया है। यदि केवल भारत की स्थल सीमा की बात करते हैं तो केवल 6100 किलोमीटर हमारी भारत की स्थल सीमा है और हमारी तटीय सीमा आ जाती है। अब भारत की तट सीमा की बात कर लेते हैं। तो भारत की जो तट सीमा है वो 7,516 किलोमीटर है और स्थल सीमा हमारी स्थल सीमा 6,100 किलोमीटर 6,100 किलोमीटर जो है भारत की स्थल सीमा। भारत की कुल लंबाई की बात कर लेते हैं। तो भारत की कुल लंबाई जो हो जाएगी वो 15,200 किलोमीटर भारत की कुल लंबाई हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही। अगली वीडियो में भारत के बारे में चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, समझाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि हमें ये पता है कि तैयारी शांति से की जाती है, मन लगा के की जाती है। ऐसा कहीं भी संभव नहीं है कि आप तैयारी ना करें तो आप सफल हों। अगर जो आप मेहनत करते हैं, सच्चे मन से मेहनत करते हैं, तो आप सफल होते हैं। बहुत से सारे लोग कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन हम उनसे यही कहना चाहेंगे, यदि आप मूवी देख सकते हैं और वो याद हो सकती है, यदि आप क्रिकेट खेल सकते हैं उसमें मन लग सकता है, यदि आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, कोई भी चीज ऐसी कर रहे हैं जिसमें आपको करने में मजा आ रहा है, तो आपको उसमें मन लगता है, आपको वो चीजें याद हो जाती है, चाहे वो मूवी हो, गेम हो, नाटक हो या कोई भी चीज हो। यदि उस काम को करने में आपका मन लगता है तो वो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाती है। इसका मतलब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप पढ़ते हैं लेकिन कहीं भी आपका मन विचित्र हो जाता है, चाहे वो फोन हो, कोई भी काम हो, क्योंकि आपको पता है कि दिन भर आपका मन काम करने में नहीं लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे, अरे यार तो वो काम है गया, अरे वो काम है गया, पहले वो कर लेते हैं, यही से आपका मन विचलित होता है। जब पढ़ने बैठे तो सारे काम भूल जाए, सिर्फ आपका मन 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ाई में लगे, तो आप वो काम के लिए, उस काम के बाद, पढ़ने के बाद आप कोई भी काम करें तो पढ़ी हुई चीजें आपके दिमाग में सेट होती रहेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।